नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। बता दें कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। और ये ठिकाने जो हैं फोर्डो, नंताज और इस्फहान है। हमला भारतीय समय के अनुसार रविवार की सुबह 5:30 बजे हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स यानी कि पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए यह भी कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिकी हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला इतिहास बदलने वाला है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। बता दें कि अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक तकरीबन 700 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2000 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 430 नागरिक जो हैं अभी तक मारे गए हैं और 3500 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में भी आपको बता दें कि 24 लोगों की इसमें जान चली गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यानी कि अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के 3 बड़े परमाणु जो ठिकाने हैं उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और इसकी निगरानी वॉर रूम से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। अब ईरान ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है कि वो इसको लेकर जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और बदला भी जो है लेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्रिकेट की दुनिया से है, जहां आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने भी शतक ठोक दिया है। ऋषभ पंत जो हैं बतौर विकेट कीपर हाईएस्ट सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने शतक के बाद जंप करते हुए सेलिब्रेट किया। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन बता दें कि इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 209 रन बना लिए हैं। वहीं शनिवार को भारतीय टीम 471 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिसमें ऋषभ पंत ने बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी वो बन गए हैं। उन्होंने 6 के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने जंप करते हुए सेलिब्रेट किया। वहीं जसप्रीत बुमराह की बॉल पर बेन डकेत के 2 और ओली पोप का 1 कैच छूटा है। पहले के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो पंत शतक के मामले में धोनी से आगे निकल गए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय विकेट कीपर के सबसे ज्यादा शतक के मामले में ऋषभ पंत ने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। उनके अब 7 शतक हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे। वहीं 23 साल के बाद इंग्लैंड में एक पारी में 3 भारतीय बैटर्स के शतक, एशिया से बाहर एक ही टेस्ट में पारी में आपको बता दें कि 3 भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा 4 बार शतक लगाया गया है। सबसे पहले 1986 में सिडनी टेस्ट में गावस्कर, श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। लेकिन उसके बाद 2002 में हेडिंग्ले में द्रविड़, तेंदुलकर और गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ ये कमाल किया था। 2006 में वेस्टइंडीज के ग्रोस आइलैंड बता दें कि मैदान पर जब मैच खेला गया तो जहां सहवाग, द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने भी शतक जमाया था। वहीं हेडिंग्ले टेस्ट में जायसवाल, गिल और पंत ने इंग्लैंड में शतक लगा दिया है। यानी कि इस मैच में अगर बात करें पहले टेस्ट मैच में तो कई रिकॉर्ड जो है बनते हुए दिखाई दिए, जहां शुभमन गिल ने शतक लगाया। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऋषभ पंत ने भी, और उसके बाद जो यशस्वी जायसवाल, 3 बल्लेबाजों ने इस मैच में शतक ठोक दिया है। वही अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंधु की। ईरान से 290 और नागरिक जो हैं भारतीय जो हैं वो पहुंच गए हैं। अब तक बता दें कि कुल 1117 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौट गए हैं। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के साथ उन्होंने भारत की जो है जय जयकार के नारे भी लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दरअसल ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1117 भारतीयों को निकाला गया है। मसहत से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इसमें सबसे पहले शाम 5:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। वहीं 20 जून को रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। वहीं रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190
कश्मीरी छात्रों समेत कुल 290 लोगों की वतन वापसी हुई है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी लोग शामिल थे। वहीं देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। वहीं 19 जून को 110 छात्र आर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। वहीं बात करें ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पहुंचते ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए और कुछ लोग इसमें भावुक भी नजर आए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने जमीन पर मत्था भी टेका। और भारत लौटे लोगों ने क्या कहा वो आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से दिल्ली पहुंची प्रयागराज की रहने वाली अलमास रिजवी ने कहा कि हमें अच्छे होटल में रहने की जगह दी गई है, समय पर लंच, डिनर सब कुछ दिया गया है। अपने देश में वापस लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार और भारतीय दूतावास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। भारत सरकार ने हमारी अच्छी देखभाल की है। हमें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि हम युद्ध जैसी स्थिति में रह रहे हैं। ईरान ने एयर स्पेस खोला और 1000 से ज्यादा भारतीयों को निकाला। ईरान ने एयर स्पेस पर लगी पाबंदी को भी हटाकर भारत के करीब 1000 से भी ज्यादा नागरिकों को निकालने की इजाजत भी दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मानसून की दस्तक हो गई है। देश भर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और उड़ीसा में बाढ़ से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, जिसमें राजस्थान से कुछ और हिस्सों और आपको बता दें कि कई ऐसी जगह है जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ और हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इन 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तक मानसून पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून न जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में पहुंच गया है। मानसून के प्रभाव से पूरे देश में झमाझम बारिश भी हो रही है। पूर्वोत्तर के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा हालात खराब है। वहीं बात करें झारखंड में पिछले कई दिनों से मूसलाधार हो रही बारिश से बिहार के नालंदा जिले में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं उड़ीसा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा जयपुर, आगरा, रामपुर, देहरादून, शिमला, मनाली से होकर गुजर रही है और अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, जिसमें राजस्थान से लेकर कुछ और हिस्सों, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश होगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा जिन जगहों पर अभी मानसून नहीं पहुंचा है वहां भी बारिश अगले 2 दिनों में पहुंच जाएगा, जिसमें बात करें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 30 राज्यों में बारिश का अलर्ट जो है आईएमडी ने जारी किया है। 26 जून तक उत्तर पश्चिमी के तमाम जो राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कुल 30 राज्यों में भारी बारिश और कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा और इसके अलावा अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कई हिस्से शामिल हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 27 जून तक अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों में बारिश जबरदस्त होने की संभावना जताई गई है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की जमकर तारीफ करी है और इसके साथ ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बताया है। बता दें कि अभिषेक बच्चन का मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 में कॉमिक किरदार देखने को मिला है। वहीं पिछले 1.5 से 2 साल में अभिषेक ने आई वॉन्ट टू टॉक और घूमर जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। अब उनकी एक और फिल्म का कालीधर लापता रिलीज होने वाला है। वही कुछ घंटे पहले ही इसका ट्रेलर भी आ गया है। इसमें उनकी बेहतरीन अदाकारी जो है देखने को मिल रही है। बेटे अभिषेक की तरह की जिस तरीके की उनकी अदाकारी है, इसकी स्किल्स को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने आपको बता दें कि एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की है और आधिकारिक तौर पर अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी भी बताया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा और अभिषेक के लिए अपार सराहना भी की है। मेरे बेटे
बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। ये बात उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की बातों को लेकर लिखी है। हरिवंश राय बच्चन जो उनके पिता रहे हैं, बता दें कि उन्होंने अभिषेक बच्चन को लेकर ये बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि जो भी रोल एक्सेप्ट किए उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ उसको निभाया है। उन्होंने हर किरदार को हमेशा पूर्ण रूप से समर्पित के साथ उसको निभाया है। वहीं अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा कि उनकी फिल्मों और किरदार के सिलेक्शन ने उन्हें कुछ अलग करने का अवसर दिया है और मुझे बचपन में मेरी ऑटोग्राफ बुक में लिखे गए शब्द याद है। महान हिंदी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जब वे अक्सर इलाहाबाद अब प्रयागराज में हमारे घर आते थे और ये कहते थे कि सफलता उन्हें मिलती है जो हिम्मत करते हैं और काम करते हैं। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा कि काम का मतलब मंच या फिल्म पर काम करना नहीं है, बल्कि जीवन में हिम्मत करना और काम करना है। अभिषेक ने हमेशा ऐसा किया है। उन्होंने फिल्मों में काम करने का साहस किया है और ऐसे किरदार जिन्होंने उन्हें चुनौती भी दी, लेकिन उन चुनौती बड़े किरदार को उन्होंने बड़े ही बखूबी से निभाया है और उन्होंने अभिनय अच्छा किया है। उसके साथ ही उन्होंने अभिनय करने और उसे पहचाने जाने का साहस भी दिखाया है। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन को अपना उत्तराधिकारी भी बताया। वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के आखिरी में अभिषेक बच्चन को अपना उत्तराधिकारी बताते हुए लिखा कि मेरे उत्तराधिकारी मेरे बेटे के प्रति मेरी प्रशंसा। अभिषेक की कालीधर लापता 4 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज होगी। फिल्म को मधुमिता ने डायरेक्ट किया है। अभिषेक इसके अलावा पिता अमिताभ बच्चन के साथ एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। अमिताभ ने इसकी जानकारी एक ब्लॉग के जरिए 2 दिन पहले ही दी थी। वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तारक मेहता के उल्टा शो से है, जहां जेठालाल और बबीता जो है शो से गायब दिखाई दे रहे हैं और कास्ट की जो हालत है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है। वैसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तारक मेहता का उल्टा शो जो सीरियल है क्या वो बंद हो जाएगा और इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल जेठालाल बबीता जी जो हैं शो से गायब नजर आ रहे हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। शो में एक बार फिर से हॉरर प्लॉट देखने को मिल रहा है। गोकुल धाम सोसाइटी के लोग पिकनिक मनाने के लिए बंगले पर गए हुए हैं, जहां पर भूतनी का साया है। शो में इन दिनों मुनमुन दत्ता और दिलीप जोशी शो से गायब दिख रहे हैं। बबीता जी और जेठालाल नहीं गए हैं पिकनिक मनाने के लिए। दरअसल जेठालाल शो में अपने व्यापारी मंडल के लोगों के साथ घूमने गए हैं। वहीं बबीता और अय्यर जो है महाबलेश्वर चले गए हैं। वहीं डॉक्टर हाथी और मिसेज हाथी भी गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के साथ पिकनिक पर नहीं गए हैं। बंगले में भूतनी का साया, डर से भी भीड़े की हालत जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी के सारे लोग पिकनिक का मजा ले रहे हैं, पिकनिक गए हुए हैं। पिकनिक के लिए जिस बंगले में वो लोग रुके हुए हैं वो बंगला तारक मेहता के बॉस का है। इस बंगले में भूत का साया है। गोकुलधाम सोसाइटी को ये बात अभी तक पता नहीं है। सभी लोग बंगले में एक रात बिता चुके हैं। रात में आत्माराम भिड़े को भूतनी नजर आई है। वहीं छत पर भूतनी को देखकर आत्माराम भिड़े की हालत खराब हो गई है और उन्होंने पत्नी माधवी को इसके बारे में बताया है। हालांकि माधवी इस पर विश्वास नहीं कर रही है और भिड़े को सुला देती है। अगले दिन भिड़े की डर से हालत खराब हो जाती है। वो सभी को भूतनी के बारे में बताता है। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि तारक मेहता उन्हें समझाते हैं कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। वही भूतनी का यह कहना है कि अभी आत्माराम को डराया है, बाकी घर वालों को भी डराया जाएगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे इस भूतनी के साये से लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं कि जेठालाल, बबीता, अय्यर ये इन शो में पिकनिक में क्यों नहीं नजर आए और इस शो के कास्ट में क्यों नहीं नजर आए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और फैंस इसको लेकर जो शो के मेकर्स हैं उनसे सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने भगवान जगन्नाथ यात्रा में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता और जो है दिल्ली के मेयर है राजा इकबाल, वो भगवान जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। और इसके बाद ही आपको बता दें कि रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल भगवान जो जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ मॉडल टाउन के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कमला नगर स्थित गीता भवन से आयोजित रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला गया और यह भगवान जगन्नाथ अपने
मामा के घर प्रस्थान करते हैं और यह रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची हुई थी, वहां उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत करी और बताया कि भगवान जगन्नाथ के बारे में उन्होंने कई सारी बातें बताई और यह भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी लिया है। पंचायती भवन के द्वारा बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की यात्रा जो पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रही है, निर्विघ्न संपन्न होती है और हजारों भक्त इसमें सहभागिता लेते हैं। जब माँ सुभद्रा अपने भाइयों के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकली है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये पूरा सप्ताह जब तक कि 27 तारीख को स्वयं उड़ीसा के भगवान जी की रथ यात्रा निकलेगी, तब तक दिल्ली में ये उत्सव लगातार अलग अलग मंदिरों में मनाया जाएगा। मैं दिल्ली की जनता को भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी की कृपा दिल्ली पे, देश पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। वहीं अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां सीलमपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि देर रात लगभग 2 बजे के करीब ये घटना हुई है। बता दें कि बेकाबू ट्रक ने जो है सड़क पर चल रही कई गाड़ियों को रौंद दिया है और हादसे में 4 से 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का इलाज अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक नशे की हालत में ट्रक चालक ने डिवाइडर में टक्कर मार दी, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रक जो है जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक जो है वो नशे की हालत में ट्रक चालक था और उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और यही कारण रहा कि उसने कई सारी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 से 5 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, ट्रक को भी सीज कर लिया है। वहीं पहलगाम आतंकी मामले में बता दें कि एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पहलगाम आतंकी मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। पाक आतंकियों के 2 पनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो बेनकाब हो गया है। दरअसल पहलगाम जांच मामले में बड़ी सफलता मिली है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने बड़ी सफलता हासिल की है। पाक आतंकियों के 2 पनाहगार जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और एनआईए की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम कर रही थी और उनको बड़ी सफलता मिली है। एनआईए की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पर उन आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप है जिन्होंने इस भयानक हमले को अंजाम दिया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार में उन आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। इसमें 16 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को यह कहा कि पहलगाम हमले के मामले में उसे एक बड़ी सफलता मिली है। उसने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान लेने वाले और 16 अन्य को गंभीर रूप से घायल करने वाले भयावह हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आतंकियों ने भी इसकी पुष्टि की है। एनआईए ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम के बटकौट के परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क के बशीर अहमद जोथर ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की है। दोनों ने यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए ने यह भी बताया कि परवेज और बशीर वही घाटी में दुकान लगाते थे। वे हमले वाले दिन से पहले उन्होंने हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को शरण भी दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को खाना, रहने के लिए जगह के साथ ही साथ रसद में भी मदद की थी। यही आतंकी हमले दिन में दोपहर को वहां पर मौजूद पर्यटकों की धार्मिक पहचान के आधार पर मार कर उनको मार दिया गया था और उनकी धार्मिक पहचान भी पूछी गई थी। वही एनआईए ने दोनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की भी जांच जारी है।